नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन है, ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो। ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त का एतबार करो। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं, नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है। रणजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं रणजीत सिंह दिसाले के बारे में। तो रणजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, यानी 2021 से 24 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और वही बात करते हैं, 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी हैं। और यह 2020 में पहले ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। यह विश्व बैंक द्वारा जो शुरू किए गए हैं मार्च में 2021 में, तो कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य है, बात करते हैं इस परियोजना का जो उद्देश्य है, शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना। देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना। और बात करते हैं रणजीत सिंह दिसाले की। रणजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। विश्व बैंक मुख्यालय की बात करें तो इसका बाद वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और बात करते हैं विश्व बैंक का गठन की, तो जुलाई 1944 ईस्वी में विश्व बैंक का गठन किया गया था। अब बात करते हैं विश्व बैंक का अध्यक्ष के बारे में। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD बैंक में वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में IDA में 173 सदस्य देश हैं। चलिए तो रणजीत सिंह दिसाले को देखते हैं। तो यह रणजीत सिंह दिसाले है, जिसे हाल ही में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिसाले को। ये रणजीत सिंह दिसाले है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में कितने पायदान फिसला है। मतलब बात करते हैं भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में कितने पायदान फिसला है। तो बात करते हैं यह 2 पायदान फिसल गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 यानी 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडों के एक भाग के रूप में अपनाए गए 2030 तक के एजेंडों के एक भाग के रूप में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG में भारत की रैंक पिछले साल से 2 स्थान गिरकर 117 हो गई। यानी कि पिछले साल 115 था और 2 अंक जो फिसल गया है तो 117 हो गया है। और भारत की रैंकिंग में 4 दक्षिण एशियाई देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे चल गया है। तो 2 स्थान खिसकने के बाद भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे चल गया है। और सस्टेनेबल SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल उसका फुल फॉर्म होता है, और जिसे हिंदी में कहते हैं, बात करते हैं ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, तो हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं और अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपये की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कौन बनी है? तो भारत की तीसरी आईटी फर्म कंपनी कौन बनी है? तो बात करते हैं या विप्रो बनी है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, चूँकि जानेंगे पहली और दूसरी कौन था, और तीसरी तो आप जान ही गए हैं, तो विप्रो है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बेसिक से चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं पहली पे। तो पहली पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस दूसरे पर है, और तीसरे की बात करें तो विप्रो ने बाजार में पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपये को छुआ है। तो पहली पे बात करते हैं तो टाटा कंसल्टेंसी, और सेकंड की बात करते हैं तो इन्फोसिस सेकंड पर है, और पहली पे बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी फर्स्ट पर है। इसके बाद तीसरी ये विप्रो बन गई है, जो कि 3 ट्रिलियन रुपये को मार्केट को छूने वाला कंपनी बन गया है। और बात करते हैं कंपनी ने जर्मन रिटेलर मेट्रो से अपनी अब तक की सबसे बड़ी, यानी इस कंपनी ने जर्मन रिटेल कंपनी से अब तक की सबसे बड़ी $7.1 बिलियन की डील जीती है। $7.1 बिलियन की डील जीत ली है। और बात करते हैं भारत में कुल 13 सूचीबद्ध फर्म है। भारत में कुल 13 सूचीबद्ध फर्म है जिन्होंने 3 ट्रिलियन एम कैप को पार कर लिया है, यानी 3 ट्रिलियन एम कैप को पार कर लिया है। और विप्रो अब 14वें स्थान पर है। विप्रो की बात करें तो अब 14 में है, और पहले से ही 13 सूचीबद्ध फर्म थे, और जिसमें कि विप्रो हाल ही में 3 ट्रिलियन एम कैप को पार करके 14वें स्थान प्राप्त कर लिए हैं। और बात करते हैं विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष की बात करें तो ऋषभ प्रेम जी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं विप्रो का मुख्यालय की, तो बेंगलोर में विप्रो का मुख्यालय है। और बात करते हैं विप्रो के एमडी में और सीईओ के बारे में, थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी एंड सीईओ है। और बात करते हैं और अन्य सब कंपनियों की, तो टाटा कंसल्टेंसी कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1968 में हुआ था। और इन्फोसिस की बात करें तो 7 जुलाई 1981 में इन्फोसिस में की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि और विप्रो की बात कर लेते हैं। तो 29 दिसंबर 1945 को स्थापना किया गया था भारत में, और विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को भारत में इसका स्थापना किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ हुआ है? हाल ही में किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ हुआ है? तो इस बात करते हैं केरल राज्य में हुआ है। आइए इसके बारे में विशेष से चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे नॉलेज इकोनॉमिक्स का शुभारंभ जो किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और क्यों किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए केरल सरकार ने हाल ही में बात करते हैं। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन शुरुआत किया, यानी कि नौकरी की जो संभावना है उसको बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की है। इस पल की घोषणा 4 जून को राज्य के बजट में की गई थी। इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल द्वारा किया जा रहा था, और वे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना प्रस्तुत करेंगे। और बात करते हैं हाल ही में केरल में नीति आयोग, जो हाल ही में जारी किया गया था कि नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स तो 2020-21 के तीसरे संस्करण था। यह तीसरा संस्करण जारी किया गया था, जिसमें कि केरल राज्य शीर्ष पर है, और बिहार की बात करें तो सबसे निचले स्थान प्राप्त हुआ, नहीं सबसे पीछे बिहार रहा है। और केरल तो हर चीज़ में आगे है। शिक्षा के मायने रखें तो, या किस शिक्षा क्षेत्र में जाएं या नौकरी या कोई भी क्षेत्र लीजिए, केरल आगे है हमेशा इंडिया में हर चीज़ में। तो विकास का एक, यानी कि एग्जाम्पल ले तो विकास का, तो एक केरल राज्य है जो विकास के एग्जाम्पल में के लिए बहुत ही बेहतर है। और चलिए अब
केरल के राज्य के बारे में जानते हैं। तो केरल के राज्य के बारे में जानते हैं तो केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और बात करते हैं मुख्यमंत्री की तो पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, जो हाल ही में चुनाव में जीत हासिल करके नई सरकार का गठन किया है। और बात करते हैं केरल राज्य के राज्यपाल की तो आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री यानी मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो एस मणि कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और बात करते हैं केरल राज्य की स्थापना की तो 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य का स्थापना किया गया था। और बात करते हैं केरल में लोकसभा सीटों की संख्या तो 20 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 है। और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें 140 है। और केरल राज्य की बात करें तो हाल ही में नई सरकार का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो हर चीज़ में आगे केरल को रखे हुए हैं। और एक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल ले तो केरल राज्य है, बहुत ही महान मुख्यमंत्री है। सलाम है ऐसे मुख्यमंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बात करते हैं सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। आइए इसके बारे में जानेंगे क्यों साझेदारी की है और किस लिए किया गया है, इसी के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। बात करते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी सीबीएसई ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान को एक नए विषय के रूप में शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इन दोनों नए राष्ट्रीय नीति यानी NEP 2020 के अनुरूप लॉन्च किया जा रहा है। तो इसमें इसी को नए रूप से शिक्षा को यानी विषयों को नए रूप देने के लिए डेटा विज्ञान और कोडिंग की शुरुआत की है। और कोडिंग की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान को एक नए विषय के रूप में शुरू करने के लिए यह समझौता किया गया है। और बात करते हैं सीबीएसई की तो सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो मनोज आहूजा इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। और सीबीएसई की प्रधान कार्यालय की बात करें तो दिल्ली में इसका प्रधान कार्यालय है। अब बात करते हैं सीबीएसई की स्थापना की तो इसका स्थापना की बात करें तो 3 नवंबर 1962 में इसका स्थापना किया गया था। 3 नवंबर 1962 में इसका स्थापना किया गया था। और बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अभी वर्तमान में सत्या नडेला है। और माइक्रोसॉफ्ट की मुख्यालय की बात करें तो रेडमंड वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और माइक्रोसॉफ्ट की बात का मुख्यालय है वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज? हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज? तो यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में समझते हैं कि यह जो लॉन्च किया गया है इसका क्या उद्देश्य है और क्यों लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बेसिक से चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में तो भारत सहित 23 देशों की सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0 यानी 2.0 लॉन्च किया गया है। 2.0 लॉन्च किया है। इसके नाम का यानी 2.0 नाम का एक नया बोल्ड प्लान शुरू किया है। जो बोल्ड प्लान शुरू किया गया है जो कि स्वच्छ ऊर्जा ईंधन विकास प्रदर्शन में वैश्विक निवेश के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करने और नवाचार के एक दशक का नेतृत्व करने के लिए यानी एक दशक का मतलब हुआ 10 वर्ष, एक दशक का नेतृत्व करने के लिए। और मिशन इनोवेशन 2.0 वैश्विक मिशन इनोवेशन का पहल दूसरा चरण है। वैश्विक इनोवेशन की बात करें तो यह चरण का
दूसरा चरण है जिसे 2015 COP21 2015 में COP21 सम्मेलन में पेरिस समझौता के साथ लॉन्च किया गया था। यानी पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ था उसी के साथ COP20 सम्मेलन में पेरिस में जो हुआ था COP20 सम्मेलन 15 में, इसी के साथ इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी बात करें तो नई पहल चिली द्वारा आयोजित इसका जो नई पहल है चिली देश द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में शुरू की गई थी। यानी इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में इन्हें शुरू किया गया था। और बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, तो इसका उद्देश्य है इस यानी MI 2.0 के तहत पूरे देश में स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय, आकर्षक और सुलभ बनाना, पेरिस समझौता की दिशा में कार्रवाई में तेजी, पेरिस समझौता में जो किया गया था समझौता उसके अनुसार जो कार्रवाई है, नियम है, जो भी कानून बनाए गए थे सभी देशों को इसे यह नियम को पालन करना है, तो उसी के पेरिस समझौता के कार्रवाई में लाना, यानी कि उसे धरती पर उतारना यह प्रयास किया गया है और यही उद्देश्य है। और बात करते हैं भारत का प्रयास। भारत ने एक देश के रूप में मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लागू किया है और इस प्लेटफॉर्म के एक हिस्से के रूप में भारत ने सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के लिए भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। मतलब एक जो है प्लेटफॉर्म बनाएंगे और इससे जो है इस प्लेटफॉर्म के तहत सभी देशों को जोड़ेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। और बात करते हैं नेटवर्क, यही जोड़कर नेटवर्क वैश्विक स्तर पर एक नए बाजार तक पहुंचाने के लिए नई तकनीक का समर्थन करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और बाजार अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्रदान करेंगे। यानी कि ये जो है एक प्लेटफॉर्म है, इसके तहत जितने भी देश जुड़े हुए हैं उसको एक साथ जोड़कर इस नेटवर्क के तहत वैश्विक स्तर पर बाजारों तक नई तकनीक का समर्थन करना और आवश्यकता जो है विशेषज्ञता की आवश्यकता है और बाजार अंतर्दृष्टि तक इसे पहुंच प्रदान करना, यानी जाने में पहुंच प्रदान करना, जो आसानी हो वहां तक पहुंचाना। और बात करते हैं ये इनोवेशन टू नेट जीरो, ये समिट हुआ है इनोवेशन टू नेट जीरो समिट टुगेदर फॉर MI 2.0, यह समिट का नया नाम रखा गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो योन टब का शुभारंभ किया है। और बात करते हैं ये इसके शुभारंभ का क्या उद्देश्य है और क्यों शुभारंभ किया गया, तो इसके बारे में बेसिक से चर्चा करते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने योन टब यानी YOUNTAB टब नामक एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत की है जिसके तहत केंद्रशासित प्रदेश के यानी कि लद्दाख प्रदेश के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। यह टैबलेट खाने वाली टैबलेट नहीं होता है दोस्तों, ये टैबलेट होता है जो जैसे मोबाइल होता है उसी तरह एक टैबलेट होता है मोबाइल की तरह। और उसमें योन टब योजना के पहले चरण में श्री माथुर ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट विस्तारित किए गए, यानी कि इस पे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह लॉन्च किया गया है। जैसे कि कोरोना महामारी में अपने घर बैठे अपने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा ये टैबलेट के द्वारा डेवलप किया जाए और इसी के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे तैयारी करने में सक्षम हो। और बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की ताकतों को पंगु करने के बाद, यानी 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाने के बाद 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग राज्य बन गए, यानी कि 2 अलग यूटी बन गए। और उसी समय से दोनों में एक उपराज्यपाल का गठन कर दिया गया है। और बात करते हैं लद्दाख के उपराज्यपाल की, तो अभी वर्तमान में RK माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल है। और बात करते हैं लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख की मैप कुछ इस तरह है और देख लेते हैं। ये जो
यूटी बनाए गए हैं 31 अक्टूबर से। तो जम्मू कश्मीर ये है, लाल वाले हिस्से जम्मू कश्मीर है, और लद्दाख की बात करें तो ये लद्दाख है, और दोनों में दो दो जिले हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ में 3E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया है? पीएम मोदी ने हाल ही में 3E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन का शुभारंभ किया है। तो बात करते हैं, यह पुणे में शुभारंभ इसका किया गया है। आइए इसके बारे में समझते हैं, इसको क्यों किया गया है और किसका इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अब मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम जो 5 जून को आयोजित किया गया था, उसमें वर्चुअल संबोधित करते हुए संयुक्त रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह जो समिट था पर्यावरण, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण यानी 2020 से 25 के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी जारी की है। रिपोर्ट का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, यानी इसका जो उद्देश्य है, जो आने वाले भविष्य में जो है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, जिससे ना कि प्रदूषण फैले और स्वच्छ ईंधन हो, और ना कोई कोई टेंशन नहीं हो, कोई तकलीफ ना हो इसे यूज करने में। उसके लिए यह रोड मैप तैयार किया गया है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं और डिटेल से महाराष्ट्र के बारे में। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और बात करते हैं महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की, तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, जो विधानसभा का मेंबर नहीं है और यह विधान परिषद से नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं राज्यपाल की, तो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। और बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, दीपांकर दत्ता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो महाराष्ट्र की 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना किया गया था। और बात करते हैं इनके सीट की, लोकसभा सीट की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। और बात करते हैं राज्यसभा सीट की तो बारे में, तो 19 यानी 19 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट की बात करें तो 288 विधानसभा सीट है महाराष्ट्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीत लिया है? तो थॉमस विजयन ने यह अवार्ड को जीत लिया है। आइए इसके बारे में बेसिक से जानते हैं। केरल के थॉमस विजयन ने, जो अब कनाडा में बस गए हैं, ये केरल के थॉमस विजयन था जो अभी वर्तमान में कनाडा में बस गए हैं। और उसने एक पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। इस तस्वीर का शीर्षक है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। और नेचर TTL फोटोग्राफर के लिए 8,000 से अधिक एंट्रियों में से प्रतियोगिता के समग्र विजेता के रूप में चुना गया है, जिसमें 1500 पाउंड यानी 1500 पाउंड की बात करें तो भारतीय रुपयों की बात करें तो 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार शामिल है। यानी 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। और नेचर TTL दुनिया का अग्रणी ऑनलाइन प्रकृति फोटोग्राफर संसाधन है। यानी बात करते हैं नेचर TTL की, तो यह दुनिया का सबसे अग्रणी यानी सबसे आगे जो है ऑनलाइन प्रकृति फोटोग्राफी संसाधन है। और बात करते हैं यह जो फोटो है, किस तरह की फोटो इन्होंने खींची है, तो आइए देखते हैं इस फोटो को। देखिए ये फोटो है जो इनके द्वारा खींची गई थी। इस फोटो के लिए इसे 2021 के लिए अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हवाई जहाज में नहीं लगेगी जंग, एक नया तरीका किस देश के वैज्ञानिकों ने निकाला है? अब हवाई जहाज में नहीं लगेगी जंग, एक नया तरीका किस देश के वैज्ञानिकों ने निकाला है? तो बात करते हैं यह भारत देश के वैज्ञानिकों ने निकाला है। अब आप लोग सोचते होंगे कि अब अमेरिका और जापान, रूस जो है
ये इसी में से कोई भी टिक कर सकते हैं? नहीं, ये लोग कर सकते हैं तो इंडिया भी कर सकते हैं, तो इंडिया भी इनमें से कोई कम में नहीं है। तो आइए इसमें के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया विकसित की है। जो पर्यावरण के अनुकूल है यह प्रक्रिया विकसित की है, जो हाई स्ट्रेंथ वाले एल्युमिनियम मिश्र धातुओं को एक्सीलेंट करोजन रेजिस्टेंस प्रदान कर सकती है। हाई स्ट्रेंथ वाले एल्युमिनियम मिश्र धातुओं का उपयोग उनके कम घनत्व और हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के कारण एरोस्पेस, टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका उपयोग है ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के कारण एरोस्पेस में, टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। और बात करते हैं इसमें स्वच्छ औद्योगिकी यानी स्वच्छ औद्योगिकी प्रक्रिया की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, जिसे माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन यानी MAO कहा जाता है, यह विकसित किया गया है। इसे इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावरेड मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स यानी ARCI में विकसित किया गया है। और MAO एक हाई वोल्टेज संचालित एनोडिक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, जो एक विद्युत रासायनिक विधि के माध्यम से धातु सबस्ट्रेट पर ऑक्साइड फिल्म बनाती है। तो ऑक्साइड फिल्म बनाती है और आप लोग भी इसे देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए और इसके बारे में जानते हैं बेसिक से। ये प्रक्रिया है जो विकसित किया गया है, जो अब जंग नहीं लगेंगे हवाई जहाज में। तो यही वो प्रक्रिया है जिसे विकसित किया गया भारत के वैज्ञानिकों द्वारा। तो चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया है? तो यह केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं वह देश जिसने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को आयात को मंजूरी दी है, तो वह कौन सा देश है? तो ब्राज़ील ने आयात को मंजूरी दे दी है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो बात करते हैं नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 घंटा 6 मिनट 82 सेकंड में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सिफान हसन ने बनाया है। तो सिफान हसन ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुभारंभ किया है? तो यह राजस्थान के द्वारा किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। नौसेना को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो INS संध्याक को रिटायर कर दिया गया है। जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। बात करते हैं सर्जियो पेरेज ने जीता फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड फिक्स। ये सर्जियो पेरेज जो है हाल ही में फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड फिक्स जीत लिया है। और बात करते हैं मई में GST कलेक्शन रहा है 1.3 लाख करोड़ रुपये। इसका मई में GST कलेक्शन रहा है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो 6 जून को मनाया जाता है। विश्व कीट दिवस की बात करते हैं तो यह भी 6 जून को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करें तो यह 7 जून को मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक यॉन मार्टेल इसके लेखक है। और बात करते हैं फुटबॉल खिलाड़ी के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में किस देश के लिए खेलते हैं? तो यह पुर्तगाल देश के लिए यह खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और बात करते हैं इनके में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? कौन सा शहर विजयनगर की राजधानी था? चंद्रगिरी विजयनगर की राजधानी
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। और बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय ग्लेशियर है, तो बात करते हैं यह जो ग्लेशियर है पिंडारी एक भारतीय ग्लेशियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरीबाडा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अरीबाडा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ओलिव रिडले केचुआ के लिए यह शब्द संबंधित है। ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, तो राजस्थान राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है, तो बड़े पत्थरों से निर्मित या उन युक्त स्मारकों से संबंधित है। महापाषाण काल यह उनसे संबंधित है। और बात करते हैं नेक्स्ट की, बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठुमरी से संबंधित है। ठुमरी से संबंधित है। 1893 ईस्वी में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था। बात करते हैं 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। या 9 डिग्री या 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह लक्षद्वीप से संबंधित है। लक्षद्वीप से संबंधित है। अब आइए कुछ देश और राजधानी उनकी मुद्रा के बारे में जानते हैं, जो आने वाले एग्जाम यानी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देश नाइजीरिया की बात करें तो देश नाइजीरिया की राजधानी लागोस है। और मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा नेरा है, यानी कि मुद्रा नेरा है। और बात करते हैं देश नामीबिया देश की राजधानी विंडहोक इसकी राजधानी है। और बात करते हैं इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा रैंड इसकी मुद्रा रैंड है। और बात करते हैं देश नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू है। और रुपया इसका नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है। और बात करते हैं देश पाकिस्तान की, तो इसका भी मुद्रा रुपया है। और राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। और बात करते हैं देश पूर्वी तिमोर की, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। और मुद्रा की बात करें तो US डॉलर इसकी मुद्रा है। और देश फिलीपींस की बात करें तो राजधानी मनीला है। और मुद्रा की बात करें तो पेसो इसकी मुद्रा है।